लोग आए चले गए, लेकिन धर्मवीर चौधरी वहीं हैं, आज भी वहीं हैं। और आज भी बहन जी का पूरा सम्मान है, बाबा साहब का पूरा सम्मान है। आपने देखा होगा फ़ोटो आज भी लगी हुई है, पहले भी लगी हुई थी और कल भी लगी रही। मैं तो सीधा आदरणीय बहन जी के संपर्क में था, वहाँ पर लखनऊ में जो लोग हैं जिम्मेदार लोग, उनके संपर्क में था। अच्छा, अब एक सवाल यहाँ उठता है। राजनीतिक तौर पर भले ही मैं आज बहन जी का कार्यकर्ता नहीं हूँ, लेकिन जब हमने उनको बड़ी बहन माना तो बड़ी बहन थी, बड़ी बहन है और बड़ी बहन आजीवन रहेंगी। बहुजन समाज के लोगों का, दलित समाज के लोगों का, ओबीसी समाज के लोगों का मुझे इतना प्यार मिल रहा है। मेरे पास झारखंड से, मेरे पास बिहार से, पश्चिम बंगाल से, महाराष्ट्र से, दिल्ली से, यूपी से, हरियाणा से, राजस्थान से सैकड़ों लोगों के टेलीफोन आए। मतलब आदरणीय बहन जी ने जो निर्णय लिया है, मैं उस पर भी कोई हस्तक्षेप नहीं करूंगा। मैं उनके बारे में कोई शब्द नहीं बोलूँगा जो उनकी मर्यादा को, जो उनके मान सम्मान को कम करता हो, क्योंकि आदरणीय बहन जी ने जो संघर्ष किया है। तारीफ कर रहे हैं, अब लोग यहाँ से क्यास लगाना शुरू कर देंगे कि साथ धर्मवीर चौधरी बीजेपी में जा रहे हैं। होता रहता है, आज बहन जी नाराज़ हैं, कल हो सकता है बहन जी मुझसे कहें कि धर्मवीर तू आ जा। तो ऐसा कुछ नहीं है, बहन जी एक परिपक्व नेता हैं, बड़ी नेता हैं। और तो मेरे साथ धर्मवीर चौधरी हैं, बातचीत करने की कोशिश हमने उनसे की थी, उन्होंने अपने आवास पर हमें आमंत्रित किया। हम उनके आवास पर हैं, जैसा मैंने बताया। चौधरी साहब 27 साल एक राजनीतिक पार्टी को देने के बाद ना कभी एमएलए का टिकट मांगा, ना एमपी का मांगा, ना एमएलसी बने, ना राज्यसभा गए। लोग आए, बहुत जल्दी बहुत ऊंचाइयों तक चले गए। धर्मवीर चौधरी थिएटर से जुड़े रहे, फिल्मों से जुड़े रहे, किसान परिवार से रहे, आपके फादर पुलिस में थे, संपन्न परिवार से थे। बहुजन समाज बनाने के चक्कर में 27 साल गए और अब पार्टी ने बाहर का रास्ता दिखा दिया। कैसा दुख है, लेकिन जो बाबा साहब ने हमें सिखाया, बताया, उनकी किताबों से जो हमने पढ़ा, उस रास्ते पर हम अडिग हैं। और मैं तो बाबा साहब को, मान्यवर साहब काशीराम साहब को और सर छोटू राम को मैं गुरु मानता हूँ। उनसे हम सीखते हैं कि कैसे जो है उन्होंने कितनी विपरीत परिस्थितियों में, जब देश गुलाम था तो बाबा साहब ने कितना संघर्ष किया होगा। आप सोच सकते हैं, जब लोगों को पानी पीने की सुविधा नहीं थी, मतलब कितने संघर्षों के बाद में बाबा साहब ने अपने विरोधियों को मात दी। तो राजनीति में भी विरोधी होते हैं, चाहे आप जिले की राजनीति करें, चाहे आप ऊपर की राजनीति करें, तो निश्चित धर्मवीर चौधरी अपने विरोधियों को मात देगा। और बाबा साहब के उस संकल्प के साथ में कि शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो, तो संघर्ष की राह पे मैं हूँ। और जैसे साहब मान्यवर साहब ने अकेला चल करके एक बहुजन समाज बनाया, उसी रास्ते पर ना हम डरे हैं, ना हम टिके हैं, ना हम थके हैं। हम बहुजन समाज के, किसान कमेरे वर्ग के, पीड़ित शोषित समाज के लोगों की आवाज़ को धर्मवीर चौधरी उठाता रहेगा, उनके लिए संघर्ष करता रहेगा। और ये राजनीतिक उतार चढ़ाव जीवन में चलते रहते हैं, इससे आदमी को घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि वो आदमी क्या जो कष्ट नहीं जिसको मिले। तो इसीलिए मैं इन सब बातों से घबराता नहीं हूँ, क्योंकि मैं अपनी धुन का पक्का हूँ। जब मैंने बहुजन समाज पार्टी आज से 28 साल पहले ज्वाइन की थी, तो आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी से मेरी आगरा में मुलाकात हुई थी। एक रैली थी जब कांग्रेस से गठबंधन किया था बहन जी ने, मान्यवर साहब काशीराम जी ने। तब से लेकर के और आज तक हम इस नीले झंडे, नीले खून के साथ में इस बहुजन समाज की आवाज़ को, बहुजन समाज के लोगों को, बहुजन समाज की ताकत को बढ़ाने का काम किया। हमने कभी बहुजन समाज की ताकत को घटाने का काम नहीं किया। लोग जन कितने आए, हमारे समाज के लोग आए, गैर समाज के, दूसरे समाज के लोग आए, चले गए, लेकिन धर्मवीर चौधरी वहीं हैं, आज भी वहीं हैं। और आज भी बहन जी का पूरा सम्मान है, बाबा साहब का पूरा सम्मान है। आपने देखा होगा फ़ोटो आज भी लगी हुई है, पहले भी लगी हुई थी और कल भी लगी रहेगी। क्योंकि राजनीतिक तौर पर भले ही मैं आज बहन जी का कार्यकर्ता नहीं हूँ, लेकिन जब हमने उनको बड़ी बहन माना तो बड़ी बहन थी, बड़ी बहन है और बड़ी बहन आजीवन रहेंगी, सम्मानित रहेंगी। क्योंकि बहन जी ने हमें एक पहचान दी, पूरे देश में हमें बहन जी ने एक पहचान देने का काम किया। और उसी पहचान के साथ में आज आप मेरे साथ बैठे हैं, तो मेरी ताकत बहुजन समाज से थी, मेरी ताकत जो है बहुजन समाज के लोगों से है,
वो ताकत मेरी कम नहीं हुई है। सोशल मीडिया पर बहुजन समाज के लोगों का, दलित समाज के लोगों का, ओबीसी समाज के लोगों का मुझे इतना प्यार मिल रहा है। मेरे पास झारखंड से, मेरे पास बिहार से, पश्चिम बंगाल से, महाराष्ट्र से, दिल्ली से, यूपी से, हरियाणा से, राजस्थान से सैकड़ों लोगों के टेलीफोन आए। उन्होंने कहा कि आप संयम रखिएगा। मैं बिल्कुल संयम के साथ हूँ। कल मुझे आज तक टीवी चैनल वालों ने बुलाया था, राहुल जी। उन्होंने कहा कि आपको पार्टी से निकाल दिया गया। मैंने कहा कोई बात नहीं। मैंने कहा आप मेरा नाम बीएसपी नेता ना लिखें, आप राजनीतिक विश्लेषक हैं, लेकिन मैं राजनीतिक विश्लेषक बन करके भी उन्हीं जो है पार्टी की लाइन को आगे बढ़ाऊंगा। और कल मैंने अपने रूबिका लियाकत के शो में ये बात कही कि जब ये सांसद नए आज संसद भवन में प्रवेश करेंगे तो उस संसद भवन में प्रवेश करने से पहले ये एक संकल्प के साथ में नए संसद में जाएं कि जिन लोगों ने आपको अपने वोट की ताकत का अधिकार जो बाबा साहब ने दिया था उससे माननीय सांसद बनाया है, तो उनके हक अधिकारों के लिए आप लड़िए। और अगर आप नहीं लड़ सकते हैं तो आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के संकल्प जो उन्होंने लिया था कि जब उनको बोलने नहीं दिया था राज्यसभा में, तो बहन जी ने राज्यसभा से इस्तीफा दे दिया था। तो ऐसे अगर आपको कोई बोलने ना दे सांसदों को, चाहे वो किसी भी पार्टी के हैं, उनके जो अनुयायी हैं, जो उनके वोटर हैं, उनके हक अधिकारों पर अगर कोई कुठाराघात करे तो बहन जी का अनुसरण करते हुए लोकसभा और राज्यसभा से इस्तीफा दे देना, जनता के बीच में चले जाना, क्योंकि जनता ही इस देश की जनार्दन है, जनता ही लोकतंत्र में भगवान है। तो मेरी विचारधारा में राहुल भाई कोई कमी नहीं है। हम राजनीति के शिकार हो गए हैं, क्योंकि गुटबाजी हर जगह होती है। और मैं तो ये कहूँगा कि हम पर जितने भी कोई आरोप प्रत्यारोप है उनमें कोई दम नहीं है। जिस वेग के साथ में हम 27-28 साल से काम कर रहे हैं, हमारे वेग में कोई कमी नहीं है। हाँ ठीक है, ये राजनीतिक झाड़ पकाड़ चलती रहती है। पार्टी जो है मतलब आदरणीय बहन जी ने जो निर्णय लिया है, मैं उस पर भी कोई हस्तक्षेप नहीं करूँगा। मैं उनके बारे में कोई शब्द नहीं बोलूँगा जो उनकी मर्यादा को, जो उनके मान सम्मान को कम करता हो। क्योंकि आदरणीय बहन जी ने जो संघर्ष किया है वो इस देश में किसी भी नेता से बड़ी नेता हैं। उनके संघर्ष को सल्यूट है। बहुजन समाज के लोगों को उन्होंने जो दिया है, जो आज दलित समाज सम्मानपूर्वक जी रहा है, वो जो उन्होंने दिया है, बहुजन समाज के लोगों को जो ताकत दी है, उनको हक अधिकारों के लिए जो लड़ना सिखाया है, मैं उनका एक सिपाही हूँ। और कोई बात नहीं, मैं अब कौन से शब्द इस्तेमाल करूं राहुल जी कि मुझे इस बात का कोई दुख नहीं है। लेकिन हाँ, मन में एक पीड़ा ज़रूर है कि जो पार्टी ने किया उससे मुझे ये पीड़ा है कि मेरी पत्नी पूछ रही थी कि आप तो इतनी लड़ाई लड़ते थे टीवी चैनलों पर जा करके, तो आपके साथ क्या किया। तो मेरे पास इस बात का कोई जवाब या शब्द नहीं थे। चौधरी साहब, आरोप ये भी लगाए जा रहे हैं कि धर्मवीर चौधरी जो विपक्षी पार्टियों के संपर्क में थे, आरएलडी के संपर्क में थे, चंद्रशेखर रावण जो भीम आर्मी और राजा समाज पार्टी उनके संपर्क में थे। इन आरोपों में कितनी सच्चाई है? मैं आपको एक बार बताऊं राहुल जी, सच्चाई तो यह है कि चौधरी साहब की विरासत को चौधरी अजीत सिंह जी ने कम किया। और जैन चौधरी, मैं तो उनको नेता ही नहीं मानता। मैं जैन चौधरी को नेता नहीं मानता, ना मैं चंद्रशेखर रावण को नेता मानता। ठीक है, वो अपना काम कर रहे हैं राजनीति में, हम अपना काम कर रहे हैं। और ये आरोप बिल्कुल निराधार गलत हैं। मेरी तो कम से कम 6-7 साल से पहले एक बार जैन चौधरी से भरतपुर के कार्यक्रम में मुलाकात हुई थी। 6-7 साल हो गए इस बात को। मैं तो मतलब उनके कभी किसी के संपर्क में नहीं रहा। हाँ, ये बात ज़रूर है कि जब हम टीवी की डिबेट में होते हैं तो वहाँ हर पार्टी का प्रवक्ता हमें मिलता है। वहाँ सब जो है चाय पानी पीते हैं और जो है वहाँ कुछ क्षणिक बातें भी होती हैं, लेकिन उससे इन सब बातों का कोई लेना देना नहीं। मेरे पास तो बहुत सारी लोगों के फ़ोन आए, मैंने कहा, और लोगों ने मुझसे बहुत सारे क्वेश्चन करने का प्रयास किया। कल भी मैं जब टीवी के चैनल पे था तो लोगों ने मुझसे क्रॉस क्वेश्चन किए, कैमरा ऑफ करके भी और ऑन करके भी। हमने कहा नहीं, हम जो है जिस विचारधारा के साथ हैं हम उसी विचारधारा पर रहेंगे। हाँ, अगर कोई नेता अच्छा काम करता है, बाबा साहब ने धारा 370 का विरोध किया था तो बीजेपी
वर्तमान की सरकार ने धारा 370 को ख़त्म किया तो हमने उसका स्वागत किया कि भाई नरेंद्र मोदी जी ने, अमित शाह जी ने, या जो भी बीजेपी की सरकार है उन्होंने धारा 370 को ख़त्म किया। तो ये बाबा साहब भी चाहते थे और जगदीप धनखड़ साहब को जो है, रणदीप धनखड़ साहब को जो है इन्होंने उपराष्ट्रपति बनाया तो हमने उनका स्वागत किया। मैं तो बाबा साहब की छाया चित्र के साथ में उनको बधाई देने भी गया था। तो आदरणीय बहन जी ने भी उनका स्वागत किया था इस कदम का। तो जो अच्छे काम कर रहे हैं राजनीति से ऊपर उठ करके उनका स्वागत करना चाहिए। कल यही बात तो नहीं है कि आप अभी बीजेपी के 370 की तारीफ़ कर रहे हैं, धनखड़ साहब उपराष्ट्रपति की तारीफ़ कर रहे हैं, अब लोग यहाँ से क्यास लगाना शुरू कर देंगे कि साथ धर्मवीर चौधरी बीजेपी में जा रहे हैं। नहीं, देखिए फिर मेरी मैं तो अब तो मैं पार्टी में नहीं हूँ भाई। ये तो धारा 370 कब हटी थी तब हमने टीवी पे इसका समर्थन किया था। उसके बाद में धनखड़ साहब कब उपराष्ट्रपति बने थे तब हमने उनका समर्थन किया था और उन्होंने मुझे कहा था कि बहन जी को भी मेरी तरफ से धन्यवाद कहिएगा कि उन्होंने उनका समर्थन किया है। तो ये तो नेता का समर्थन था, मेरा क्या है उसमें भाई। जो नेता कह रही है वही मैं कर रहा हूँ, तो आज भी मैं वही कह रहा हूँ भाई। बहन जी ने समर्थन किया तो मैंने समर्थन किया। आप धर्मवीर जी, बात तो वही आती है निकल करके, आप जो काम कर रहे हैं आप कह रहे हैं कि मैं वो कर रहा हूँ जो पार्टी गाइडलाइन या जो बहन जी की तरफ से मुझे आदेश मिल रहा है, लेकिन पार्टी के जो नीचे के जिन दड़ों की बात आप कर रहे हैं वो लोग ये रूमर फैलाते हैं कि धर्मवीर चौधरी जो है वो बीजेपी के नेताओं से मिलते हैं, कांग्रेस के नेताओं से मिलते हैं, आरएलडी के नेताओं से मिलते हैं। अब आप कह रहे हो कि टीवी डिबेट में सब लोग आते हैं तो सबसे बातचीत होती है, सबके साथ चाय पानी होता है, तो ये तो मानवता। कौन से लोग हैं जो बहन जी को गुमराह कर रहे हैं? 27 साल पुराने सिपाही को जो ईमानदारी के साथ लगा रहा है, जिसको पार्टी से कुछ मिला भी नहीं, उसको पार्टी से बाहर करवा दिया। देखिए राहुल जी, मैं 2 साल कोरोना काल के तुरंत बाद, जैसे ही कोरोना काल ख़त्म हुआ था तो आदरणीय बहन जी के यहाँ से मेरे पास टेलीफोन आया कि आपको दिल्ली बहन जी ने बुलाया है और आप परसों आ जाइएगा। मैं निर्धारित समय पर बहन जी के लखनऊ वाले आवास पे पहुंच गया। तो मेरी बहन जी से करीब 46-45 मिनट की वार्ता रही। तो आदरणीय बहन जी ने पता क्या कहा राहुल जी, आप विश्वास नहीं मानेंगे। बोले धर्मवीर, ये कोऑर्डिनेटर तुझे मेरे पास लेके नहीं आएंगे, लेके नहीं आते थे, ये लल्लू पंजू टाइप के लोगों को लेके आते हैं जो इनकी जेब गर्म कर देते हैं। ये बहन जी ने स्वयं कहा था मुझसे। इसका मतलब बहन जी भी कहीं ना कहीं जानती हैं कि निचले स्तर पे बहन जी से मिलवाने को लेकर के दलालियाँ होती हैं। भाई देखिए, मैं इस पर भी कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन मुझे किसी कोऑर्डिनेटर ने कभी नहीं मिलवाया। हाँ, एक बार जब बहन जी ने बीजेपी पार्टी ने हरियाणा में जाट आरक्षण पर 32 लोगों को मरवा दिया था सेना और पुलिस के द्वारा, और आदरणीय बहन जी ने, मैंने उसमें प्रयास किए थे, आदरणीय बहन जी ने हमारी समाज का समर्थन किया था और ये कहा था कि भाई ये जो 32 लोग मारे गए गलत हैं और इनको जाटों को आरक्षण मिलना चाहिए। तो हमारे समाज के, और मैंने उसमें अगुवाई की थी, तो हमने एक सोने का मुकुट बनवाया था। तब बहन जी को मुझे जो है उस समय कोऑर्डिनेटर थे, उन्होंने मुझे बहन जी से मिलवाया और हमने एक बहन जी को सम्मान स्वरूप की उन्होंने हमारे समाज का समर्थन किया और हमने उन्हें उस गिफ्ट किया। मतलब जाट समाज की तरफ से उनके आरक्षण का समर्थन करने के लिए जाट समाज ने ये तय किया कि बहन जी को, जिन्होंने हमारी आवाज़ को मजबूत किया है, उनको एक गिफ्ट दिया जाए। बिल्कुल। तो तब हम जरूर बहन जी से कोऑर्डिनेटर के माध्यम से मिले थे, वरना मुझे तो बहन जी ने कभी भी कोई ऐसी समस्या नहीं रही। और जो बहन जी पर इस तरीके के आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं किताबों के, फलाने के, ढिकने के, ये सरासर गलत है। हमने कभी भी बहन जी, जो ये आरोप है, मैं उसमें विश्वास नहीं करता, क्योंकि आदरणीय बहन जी ने कभी भी हमारे साथ ऐसी कोई कंडीशन नहीं लगाई या इस तरीके की हमको कोई इस तरीके की डिमांड नहीं हुई। हाँ, ये जो नीचे की जो काट छाँट की राजनीति है, इस पर ज़रूर जो है रोक लगनी चाहिए। और ये जो मतलब जो काट छाँट करके जो इस तरीके के मिशनरी वर्करों को, चूँकि अभी पीछे मेरे पास काफ़ी लोगों के टेलीफोन आए, बड़े सीनियर लोगों के टेलीफोन आए कि साहब आप राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, आप बहन जी से जो है हमारी मुलाकात कराइए, हम पार्टी ज्वाइन करना चाहते हैं। इसमें 2-2 बार के 4-4 बार के MP MLA भी हैं और अलग अलग राज्यों से हैं। लेकिन वो व्यवस्था वहाँ पर भंग हो जाती है जब बहन जी उनको सीधा मिलने का टाइम नहीं देती हैं और वो कहती हैं कि भाई आप जो है अपने राज्य के कोऑर्डिनेटर के साथ आइए। तो ये जो कोऑर्डिनेटर हैं, ये कहीं ना कहीं पार्टी को उस तरीके से उन लोगों को प्रेजेंट नहीं कर पाते हैं, जिससे कि हमारा परिवार बढ़ने की बजाय घटने लगा है। तो इस पर शीर्ष नेतृत्व को ये सोचना चाहिए कि क्या सही है और क्या गलत है। मतलब जो कोऑर्डिनेटर की व्यवस्था है,
उस पे हमेशा से सवाल उठता रहा है कि कोऑर्डिनेटर जो है ये व्यवस्था को गड़बड़ा रहे हैं, ये कहीं ना कहीं लोगों को मिलने नहीं दे रहे हैं या फिर डिमांड करते हैं। बहुत सारे इन्हीं के माध्यम से आरोप भी लगते हैं। भाई देखिए, ये तो मतलब जग जाहिर बात है, लेकिन जग जाहिर बात है। अब मैं तो उसमें कुछ नहीं कहूँगा, क्योंकि ना तो मैं किसी कोऑर्डिनेटर के संपर्क से कभी मिला और ना ही कभी किसी कोऑर्डिनेटर ने मुझसे ऐसी कोई बात कही। मैं तो मुझसे नहीं बात करते ये, ना मैं इनसे कभी बात करता इस तरीके की। मैं तो सीधा आदरणीय बहन जी के संपर्क में था, वहाँ पर लखनऊ में जो लोग हैं जिम्मेदार लोग, उनके संपर्क में था। अच्छा, अब एक सवाल यहाँ उठता है, आप बार बार इस बात को कह रहे हैं कि मैं तो सीधा बहन जी के संपर्क में था, 100 बार 100 से ज़्यादा आप बहन जी से मिले और हमेशा आधा आधा घंटे की बातचीत बहन जी से आपकी हुई है। लेकिन एक सवाल निकल कर के आता है कि जब पार्टी से आपको निष्कासित किया गया परसों, तो क्या बहन जी की तरफ से आपको कोई टेलीफोन या बहन जी की मेरे तरफ से? पास मेवालाल जी उनके निजी सचिव हैं, उनका टेलीफोन आया था कि साहब आप जो है मतलब उन्होंने कहा कि आप टीवी की डिबेट में जाते हैं और आप पार्टी विरोधी गतिविधियां काम करते हैं, विरोधी जो पार्टी के जो दूसरी पार्टियों के संपर्क में रहते हैं। तो मैंने कहा साहब ऐसी तो कोई बात नहीं है। और उसके बाद में फिर मैंने जो है उसके बाद में मैंने उनको इतना बात करके फिर उन्होंने कहा, मैंने कहा मेरी बहन जी से बात कराइएगा। तो वो बहन जी से बात नहीं हुई और उसमें जो है वो उस तरीके से मैंने उनको बाद में भी टेलीफोन किया, लेकिन बाद में उन्होंने मेरा टेलीफोन नहीं उठाया। तो कोई बात नहीं, इसमें तो कोई लड़ाई है नहीं भाई, ये तो ठीक है। अब वो कुल मिला के निष्कासन होने से पहले या निष्कासित होने के बाद बहन जी से कोई संपर्क अभी तक नहीं हो पाया? नहीं हो पाया। अब यहाँ पर एक सवाल आता है चौधरी साहब कि अगला कदम क्या होगा? क्या आप जो शोषित वंचित जो फूले अम्बेडकरी आंदोलन है, जो छोटू राम, भगत सिंह, चौधरी महाराज सिंह भारती, ये जो हमारे SC ST OBC के जो महापुरुष है, पुरखे हुए, इनकी विचारधारा को आगे बढ़ाते रहेंगे, सामाजिक काम करते रहेंगे, या किसी राजनीतिक पार्टी की तरफ कोई जाने का विचार बन रहा है? देखिए, हमारे समाज को 9 राज्यों में आरक्षण मिला था और उसको वर्तमान सरकार ने कोर्ट के माध्यम से ख़त्म करा दिया। हमारे पास एक बहुत बड़ा मुद्दा है, हम अपने समाज के लिए काम करेंगे और साथ साथ महात्मा फूले, बाबा साहब अम्बेडकर, सर छोटू राम, मान्यवर साहब काशीराम, राजा महेंद्र प्रताप की जो विचारधारा है उस पर काम करेंगे। सामाजिक समरसता के लिए काम करेंगे। सामाजिक समरसता के साथ साथ हम सामाजिक मूवमेंट में लगे रहेंगे और जो बहुजन समाज पार्टी ने हमें सिखाया है उसको डिलीवर करने का काम करेंगे समाज में। सामाजिक हम तो पहले समाज के व्यक्ति पहले हैं, राजनीतिक व्यक्ति बाद में हैं। क्योंकि समाज ही नहीं रहेगा तो राजनीति कैसे करेंगे? तो इसीलिए जो है हम इस मूवमेंट को बंद नहीं करेंगे। जो शोषित, पीड़ित, दलित, OBC समाज की जो समस्याएं हैं, उनके जो मूलभूत मुद्दे हैं, उनकी लड़ाई जारी रहेगी और इसी नीले झंडे, इसी बाबा साहब के संविधान के मार्फत जो है हम अपनी लड़ाई को जारी रखेंगे। ये राजनीति में होता रहता है। आज बहन जी नाराज़ हैं, कल हो सकता है बहन जी मुझसे कहें कि धर्मवीर तू आ जा। तो ऐसा कुछ नहीं है। बहन जी एक परिपक्व नेता हैं, बड़ी नेता हैं और नीचे वालों की लड़ाई बढ़ाई में कई बार नुकसान हो जाते हैं। तो जब गाड़ी चलेगी तो कहीं ना कहीं लड़ेगी, भिड़ेगी, इसकी परवाह नहीं करनी चाहिए। राजनीतिक मूवमेंट अभी हमने कुछ सोचा नहीं है, लेकिन सामाजिक मूवमेंट जारी रहेगा। मिशन मूवमेंट बाबा साहब का जारी रहेगा, मान्यवर साहब का जारी रहेगा। कोई हमारी विचारधारा अलग नहीं है, आज भी हम उसी विचारधारा पर अड़े गए। आपने देखा होगा कि मेरे घर पे आदरणीय बहन जी का चित्र भी है, गौतम बुद्ध की मूर्ति भी है, हाथी भी है और बाबा साहब अम्बेडकर भी हैं। तो मैं इनसे बाहर कभी जा नहीं सकता। जब 27 से 28 साल यहाँ निकाल दिए तो अब कोई जीवन बचा नहीं है। जो बाकी जीवन है इसी विचारधारा पर चलेगा, इसी विचारधारा पर चलेगा। आप धर्मवीर चौधरी हैं और इनसे बातचीत करने का जो उद्देश्य था वो यही था कि पार्टी से जैसे ही किसी पदाधिकारी को बाहर निकाला जाता तो अगले दिन या उसके कुछ घंटों के बाद में उसके कार्य दफ्तर का, उसके घर का जो रंग है वो बदल जाता है। क्यों? क्योंकि वो लोग टिकट ना मिलने से नाराज़ हो जाते हैं, MLC ना बनाए जाने से नाराज़ होते हैं, राज्यसभा ना भेजने से नाराज़ हो जाते हैं। लेकिन धर्मवीर चौधरी जी के आवास पर हैं, यहाँ वही हाथी है, वही बहन जी का चित्र है, भगवान बुद्ध हैं, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर हैं और किसानों की पहचान हुक्का भी यहाँ रखा है। इनसे बातचीत की और बातचीत करने का यही था कि लोग निकलने के बाद में जो छोटे सोच के नेता होते हैं वो बहन जी को अपशब्द कहने लगते हैं, बहुजन महापुरुषों की विचारधारा पर सवालिया निशान लगाने लगते हैं। लेकिन चौधरी साहब हैं, उन्होंने कहा कि मुझे 27 साल 28 साल 96 से लेकर के और अब तक बसपा में हो गए, मैं कहाँ जाऊँगा, जीवन थोड़ा सा बचा है। बहन जी अगर बुलाएंगी तो दोबारा जाएंगे,
नहीं बहन जी बुलाएंगी तो बसपा को मजबूत करने के लिए, बहुजन महापुरुषों की विचारधारा को मजबूत करने के लिए वो निरंतर कार्य करते रहेंगे। टीवी डिबेट में अगर कोई बुलाएगा तो राजनीतिक विश्लेषक के रूप में या बहुजन चिंतक के रूप में आप उनको आगे भी सुन सकते हैं। बातचीत करने का उद्देश्य यही था कि आखिरकार चौधरी साहब पर जो आरोप लगे हैं कि क्या वो आरएलडी ज्वाइन कर रहे हैं, क्या वो चंद्रशेखर रावण के साथ जा रहे हैं, क्या अन्य किसी राजनीतिक पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं, उसमें कितनी सच्चाई है। चौधरी साहब ने सारे आरोपों को एक तरीके से नकार दिया और कहा कि मैं बहुजन महापुरुषों की विचारधारा को मजबूत करूंगा। बहन जी उनके नेता हैं और बहन जी उनकी बड़ी बहन थी, बड़ी बहन हैं, बड़ी बहन रहेंगी। चौधरी साहब कभी बहन जी के सम्मान में ऐसा कोई बहन जी के बारे में ऐसा कोई शब्द नहीं बोलेंगे जिससे कि उनका अपमान हो या बहुजन महापुरुषों की विचारधारा कहीं ना कहीं कलंकित हो। चौधरी साहब हमारे साथ थे, उन्होंने चौधरी साहब आपने हमें समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय और जय बीएसपी, जय संविधान। जय संविधान। तो ये बातचीत थी आपकी। इस बातचीत के बारे में क्या राय है, हमें अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। हम फिर मिलेंगे किसी खास शख्सियत से, खास मेहमान से फिर रूबरू होंगे। तब तक देखते रहिए आप हमारा यूट्यूब चैनल बोल।